हेलो गाइस, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 इंडियन नेवी एएमआर के लिए। तो इंडियन नेवी एएमआर के लिए फुल प्रैक्टिस सेट्स आपको हर संडे को मिलती हैं। आज भी आपके लिए आ चुकी हैं। 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह। तो अच्छे से देखना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना। लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि आपका स्कोर कितना था, और बाकी जो भी हो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोल दूं कि भाई सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइव नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, और इसी वजह से तो सपोर्ट करो। जल्दी ही वहां पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, यही बोलूँगा। अभी के लिए शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड, भांखड़ा बांध, चंबल बांध और टेहरी बांध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है भारत का। ठीक है, लंबा की बात हो रही है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? व्हेन डिड विक्रम एरा बिगिन? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 18 ईसा पूर्व और 1 ईसा पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व विक्रम इरा बेगिन हुई, विक्रम संवत प्रारंभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर, यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, यदि मदर को टॉमरेह के रूप में कोडित किया जाता है तो नेफ्यू शब्द के लिए क्या कोड होना चाहिए? इफ मदर इज कोडेड एज टॉमरेह देन व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड नेफ्यू? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो आपका एमआर का एग्जाम होता है, इसमें इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो देखिए, मदर के लिए क्या कोड है देख सकते हैं आप लोग। इसका अगर हम लिखते हैं तो मदर का उल्टा कर दिया गया है, यानी ये जो टी है उसके बाद एम ओ को ले लिया गया है, उसके बाद एम को ले लिया गया है। ठीक है, और सेम चीज फिर इस पार्ट में भी किया गया। 6 वर्ड है तो इसमें भी आर को पहले, उसके बाद फिर ई सेम जगह पे है, और उसके बाद जो एच है उसको बदल दिया गया है, यानी आर एच को बदल दिया गया है और एम टी को बदल गया है। इसी प्रकार से नेफ्यू में भी 6 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम P को आगे करेंगे, जैसे कि हमने T को आगे किया था उसमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, E को सेम छोड़ देंगे और हम N को फिर यहाँ पे करेंगे। देन हम क्या करेंगे, अब ये HEW है तो W को करेंगे, उसके बाद फिर E को वैसे ही छोड़ देंगे और फिर H को लास्ट में कर देंगे, यानी कि PENWEH किस में है? ऑप्शन बी में है। आप देख सकते हैं राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू इज द डांस ऑफ विच स्टेट? मिजोरम, असम, त्रिपुरा और गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असम। असम का जो डांस है ये बिहू है। ठीक है, इसी राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां और जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है हमारा, एफिल टावर कहाँ स्थित है? वेयर इज द एफिल टावर लोकेटेड? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेरिस में एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला और तब दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर से रुक गया। रहेजा अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? रहेजा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस, 3 किलोमीटर वॉक टुवर्ड नॉर्थ, देन टर्न ईस्ट एंड
then walked 4 kilometer, walked, then he turned west and walked 2 kilometer, walked and then turned towards south for 3 kilometer. Stop walking. In which direction is Raheja from his starting point? तो गाइस इसको देखिए, रहेजा है एक व्यक्ति, वो क्या करता है, वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है सबसे पहले अपने स्थान से। ठीक है, तो देखिए हम कैसे मान लेते हैं, ये हो गया, इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर हम उत्तर मानते हैं और इधर दक्षिण। ठीक है, साउथ इधर को, नॉर्थ इधर को, ईस्ट इधर को और वेस्ट इधर को। ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे मान लो उनका पॉइंट है, यहाँ से वो चलते हैं। ठीक है, चलने के बाद वो क्या करते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं किधर, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ एरिया में। तो नॉर्थ में चले गए, अब यहाँ से क्या करते हैं, मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं पूरब की ओर, यानी कि ईस्ट में। तो इधर चलते हैं वो 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो फिर से मुड़ते हैं और पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि मान लो यहीं से वहां वो टर्न लिए और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चल दिए। मान लो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण की ओर फिर मुड़ते हैं, यानी यहाँ से वो दक्षिण की ओर मुड़ते हैं इधर, और यानी कि साउथ की ओर मुड़ते हैं, एंड देन साउथ की ओर टर्न लेने के बाद वो 3 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ पे आते हैं। अब ये पॉइंट इनका हो गया जहाँ की लास्ट पॉइंट पे वो पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ही इज इन हिज फर्स्ट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे रहेजा यहाँ पे थे और यहाँ से इधर है, यानी कि वो किस दिशा में है, ये पूरब दिशा हो गया ना, तो वो अपने पूर्व डायरेक्शन से ईस्ट में है, यानी कि पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पे पूर्व है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्व, यानी कि ईस्ट में वो है अपने डायरेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, विच इंडियन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, रविंद्रनाथ टैगोर, जिमी कार्टर, अमर्त्य सेन और डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमर्त्य सेन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार में अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, विच तीर्थकर ऑफ स्वामी महावीर जैनिज्म वाज, 20वें, 22वें, 24वें और 26वें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24वें तीर्थकर थे स्वामी महावीर जैन धर्म के। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है हमेशा। सिडनी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, हु वाज द इंडियन वीमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द सिडनी ओलंपिक गेम्स, पीटी उषा, सुनीता रानी, संतोष यादव और कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी वाज द इंडियन वीमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द सिडनी ओलंपिक गेम्स। सिडनी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, वेयर विल दी 2020 ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, दोहा, टोक्यो, एथेंस और सिडनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोक्यो। टोक्यो में 2020 का ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वीमेन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वीमेन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, वेयर डिड गौतम बुद्धा गेट इनलाइटमेंट, गया, लुम्बिनी, सारनाथ और गोरखपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गया में, गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे है अरुंधति राय, आर के नारायण, अमृता प्रीतम और महाश्वेता देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं। ठीक है, ये लेखिका है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, 32, 30, 28 और 25। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 28 स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो हो गए हैं 9, पहले 7 थे अब 9 हो गए हैं। और पहले राज्य कितने थे, अगस्त से पहले कितने थे,
हमारे राज्य थे 29 जो कि अब 28 हो गए हैं। ठीक है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े हैं वो कौन से, जब हटाया गया धारा 370 को 5 अगस्त को, तो जम्मू और कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, यानी वो अब पुण्य राज्य नहीं रहा। तो एक हो गया जम्मू और कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश, और एक हो गया लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था वो अब नहीं रहा। तो इसलिए 28 हो गए ये और 9 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिएगा कि पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो और श्री माओ भंडार नायके। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि श्री माओ भंडार नायके वाज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड श्री माओ भंडार नायके वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विच इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली, मुंबई, टोक्यो और लंदन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, दोनों याद रखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रचयिता कौन थे। हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा, जवाहरलाल नेहरू, चार्ल्स डिकेंस और सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया। वेयर डिड इंडिया प्रोडक्ट द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। पोखरन राजस्थान, चांदीपुर ओडिशा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और कारगिल कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोखरन में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। बुध यानी कि मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज द कोणार्क सन टेम्पल। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा। जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है। इन ओडिशा द कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। चांदी, सिल्वर, लोहा, आयरन, सोडियम और एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोडियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील है सोडियम। नेक्स्ट है अब यहाँ पे साइंस और मैथ का सेक्शन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू। ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है। हु इज द मेन सोर्स ऑफ ईस्ट। विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन और विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राइबोफ्लेविन इज द मेन सोर्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट का मुख्य स्रोत है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता क्या है। सह संयोजकता पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंट फास्फोरस। 6, 5, 8 और 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5। फास्फोरस की अधिकतम सह संयोजकता 5 है, 5 है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। जॉ, थाई, चेस्ट एंड ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि जॉ, जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी मानी जाती है, शरीर में सबसे मजबूत होती है। ठीक है, जॉ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी इज द मिक्सचर प्रोफीन, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि ब्यूटेन का ये मिश्रण है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि
ब्यूटेन का भी और प्रोफेन का भी, ये दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन 20% प्रोफेन होता है और 80% जो होता है वो ब्यूटेन होता है। तो ज़्यादातर ब्यूटेन ही अगर आपको मिले 4 ऑप्शन में प्रोफेन भी और ब्यूटेन भी, तो आपको कौन सा लगाना होगा, ब्यूटेन पे टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर स्टार्टिंग ए फूड चेन? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई यानी स्पंज, हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स और जंतु यानी कि क्रिएटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरे पौधे। हरे पौधे आहार श्रृंखला शुरुआत के लिए अनिवार्य हैं। क्या अनिवार्य हैं? हरे पौधे। ग्रीन प्लांट्स इज मैंडेटरी फॉर स्टार्टिंग ए फूड चेन। नेक्स्ट है 31, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? 65%, 40%, 75% और 55%। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 55%। द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड इज 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? चावल यानी राइस, गेहूं, व्हीट, मांस, मीट और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चावल। निम्न में से जो चावल है इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड मोस्ट इन राइस। नेक्स्ट है, सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी में जाने से रोकता है। यहाँ पे डैश दिया गया है, द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज emanating from the sun prevent it from entering the earth. ओजोन लेयर, ऑक्सोस्फेयर, मैग्नेटिक स्फीयर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओजोन लेयर। ओजोन परत जो है ये सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिससे कि कैंसर होने का खतरा होता है, उनसे हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। ओजोन लेयर दी जो ये ओजोन लेयर है ये अगर नहीं रहेगा तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेंगी और बहुत टाइप की बीमारियां हमें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारा CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन CGS मेथड? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सेंटीमीटर cm। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? सेल वॉल इज फाउंड इन जंतु कोशिका एनिमल सेल, वनस्पति कोशिका वेजिटेटिव सेल, जंतु एवं वनस्पति कोशिका एनिमल एंड वेजिटेटिव सेल और उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। राइट आंसर ऑप्शन बी, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल, सेल वॉल इज फाउंड इन वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट है 36, निम्न में से कौन से यौगिक द्विध्रुवीय गति दर्शाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बायोपोलर मोशन? NH3, CCl4, Cu2 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं ये द्विध्रुवीय गति दर्शाते हैं। नन ऑफ द अबव कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंट्स बाई पोलार मोशन। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? गैलेन, हार्वे, वेंडरवाल्स और फॉक्सन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्वे। हार्वे ने ये खोज की थी रक्त परिसंचरण की। हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे बॉडी में। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? व्हाट इज द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? 11.2 किलोमीटर सेकेंड, 12.2 किलोमीटर सेकेंड, 16 किलोमीटर सेकेंड और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11.2 किलोमीटर सेकेंड इज द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। नेक्स्ट है, किसी को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? विच इज नोन एज लाफिंग गैस? क्रिप्टन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं। अब यहां से मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है तो तैयार हो जाइए।
नेक्स्ट है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, इन दो संख्याओं में अनुपात होगा। टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, व्हाट रेशियो विल दीज टू नंबर्स हैव। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, पता नहीं हमें कौन सी हैं, लेकिन वो क्या है 20% और 30%, एक 20% और 50% एक अन्य संख्या से अधिक है। तो मान लेते हैं कि जो अन्य संख्या है वो 10 है, ठीक है। तो ये कितनी अधिक है, 20% और 50%। तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 12, एक 12 हो गई और एक 15 हो गई। तो अगर इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम करते हैं तो 4 और इसको 5, यानी कि 4:5 हो जाएगा इसका रेशियो। यानी वो दो संख्याएं जो होंगी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो उनका रेशियो हो जाएगा 4:5, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, उसको पूर्व वेतन है। ए पर्सन गेट्स Rs 252 by increasing his salary by 5% and he has a previous salary, मतलब उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, उस बंदे की प्रीवियस सैलरी क्या थी महीने की, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, यानी कि लेट सैलरी वाज एक्स, क्या हो जाएगा, लेट सैलरी, देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना है हाथों में, तो मैं बोल रहा हूं, देखिए लेट सैलरी वाज एक्स, हमने मान लिया कि सैलरी जो थी उसकी वो एक्स थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 105 एक्स मान लेंगे क्योंकि 5% जो बढ़ोतरी हुई है उसको, बाई 100, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/105 एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 252, इतना होता है इसके बराबर, ठीक है। ये करेक्ट है ना यहाँ पे, तो हमें x निकालना है ना, तो हम सिंपली निकाल लेंगे, कैसे, x इज इक्वल टू 25,200 बाई हम कर देंगे 105 को, तो अगर हम कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 240 रुपीज, यानी कि वो जो प्रीवियस सैलरी थी उसकी, उस बंदे की, उस व्यक्ति की, वो 240 रुपीज थी। इसी प्रकार से आपको बनाना है और आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हो 2 से 3 सेकंड में। नेक्स्ट है हमारा 4 और 8 का तृतीय अनुपात है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 एंड 8, 6, 16, 24 और 8। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन पे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे और मे बी आपको एक क्वेश्चन इससे मिल सकता है, नंबर सेम नहीं होंगे लेकिन आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे इसका निकालते हैं, कैसे हम तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ये हम a मान लेते हैं 4 को और b मान लेते हैं हम 8 को, तो कैसे निकाला जाता है, b² बाई a, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और बाई a यानी कि 4, इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 16, यानी कि जो उनका तृतीय अनुपात होगा वो हो जाएगा 16, 4 और 8 का तृतीय अनुपात 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लीजिए है राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 7 और 10 सेकंड के अंतर से बजती हैं, यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो बताओ एक घंटी में कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 5 बेल्स रिंग एट a distance of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds respectively. If they start ringing together, how many times will the utterances ring together in an hour? देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, तो पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 3, 5, 7 और 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के बाद अगर आप निकालते हैं इसका एलसीएम तो हो जाएगा आपका लगभग 840, इसका एलसीएम हो जाएगा 840, आप निकाल के चेक कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटे में यानी कि 60 सेकेंड में वो इस अंतर से बजती हैं और हमें बताना है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटे में, बाई हम कर देते हैं 840, अगर हम इससे कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा लगभग 4.28 के आसपास, यहीं आ जाएगा, इसी के आसपास आएगा। देखिए ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इतना ही आ जाएगा। आप करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर इफ द करंट पॉपुलेशन इज
10,890, देन व्हाट इज द नोन पॉपुलेशन ऑफ 2 years एगो। 2 साल पहले का पूछा जा रहा है और 10% की रेट से वो जनसंख्या बढ़ रही है। कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान में तो दिया गया है कि 10,890 है, तो हम सिंपली 2 साल पहले का कैसे निकाल लेंगे? देखिए कैसे निकालना है इसके लिए। 10,890 यहाँ पे कर देंगे 10,890 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे इंटू 10 इंटू 10 बाई 11 इंटू 11। अगर आप यहाँ पे करते हैं, इनको कट करेंगे, पूरा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 9,000, यानी ऑप्शन बी 9,000 जनसंख्या 2 साल पहले की होगी, जो कि अब बढ़ करके हो गई है 10,890। आप करके देख लेना, जो मैंने लिखा है इसको जब आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आप बताना कि सही था कि गलत था। नेक्स्ट है 45 नंबर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 का हल है। देखिए गाइस, ये बहुत ही इजी है। कैसे इसको करना है आपको? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब देखिए, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि हम पहले इन दोनों, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, इक्वेशन 2 इक्वेशन बन गए। अब इनको दोनों को एक बराबर करना है। कैसे? एक को हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो हम इस x को इसके बराबर करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, इस पूरे इक्वेशन में। तो करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू -4, ठीक है। इतना हम कर देंगे तो यहाँ से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करते हैं, ये माइनस किया है तो यहाँ पे तो प्लस करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 6 और 4 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 से कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, यानी y इज इक्वल टू 2 निकल गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y का, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा 6 में से, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2x से कट कर देंगे अगर हम 4 को, तो 2 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, दोनों 2 आएंगे, यानी कि प्लस में दोनों की वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कक्षा के ए सेक्शन में 25 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, सेक्शन बी में 35 लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तथा सेक्शन सी के 45 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो तीनों सेक्शनों के लड़कों का कुल औसत वजन कितना होगा? देखिए, इसको इजीली अब बना लेंगे। कैसे? सेक्शन ए के पहले निकालेंगे तो 25 में 35 से गुणा करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में हम करेंगे तो 35 में 45 से गुणा करेंगे और उसका जो आएगा वो लिखेंगे, तथा सेक्शन सी में 45 से 55 में गुणा करेंगे और जो उसका आएगा वो तीनों का लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे कि टोटल लड़के कितने हैं, 25, 35 और 45, यानी कि टोटल हो गया हमारा 35, 5, 40 और 20, 60, यानी कि 105 टोटल हो गए। और जो टोटल वेट आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे 105 से, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है और राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन आना चाहिए यार, इतना इजी क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है। माई सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड बाई 10% एंड इंक्रीज बाई 10%, सो माई प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज व्हाट? तो देखिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बना भी लिया होगा, देखते ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया होगा। देखिए क्या होता है, 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि मान लो उस बंदे की सैलरी 100 रुपए है, तो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 10% बढ़ा के 110 कर दिया गया, ठीक है। इतना समझ लेना, यानी 10% जब इंक्रीज हुआ तो उसकी सैलरी हो गई 110 रुपए, और पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है। अब अगर उसका 10% फिर से रिड्यूस किया जाता है, यानी बढ़ तो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बोला गया कि नहीं अब आपका कम कर दिया जाता है, हो सकता है वो कंपनी जो है वो घाटे में चली गई, तो 10% रिड्यूस जब किया तो कितना हो गया, 110 का अब 10% हम निकालेंगे, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि अब सीधा 110 माइनस 11 कर देंगे हम, तो हमारा 99 आ जाएगा। अब हमारा अगर हम बात करें तो कितना उसको लाभ हुआ या हानि, तो पहले कितनी सैलरी थी, 100 थी, उसके बाद 10 बढ़ी तो 10 प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब ये 11 घटी तो 99 पे आ गई, यानी अब उसे 99 रुपए ही मिलेंगे, यानी कि उसकी जो सैलरी थी वो 1% की उसमें हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ 1% का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है, यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 3:4 है तो 7x प्लस 3y और
उसके बाद 7x माइनस 3y बराबर होगा। ये यहाँ पे दिया गया है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है और निकाल लेना है। यानी 21 प्लस हो जाएगा हमारा 33 इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x का वैल्यू रख के, तो हमारा आ जाएगा 21 माइनस 12 यानी कि 9। यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो 3 और यहाँ पे करते हैं तो 11, यानी कि 3 से दोनों का किया तो 11:3 यहाँ पे आ जाएगा। इसकी जो रेशियो होगी वो 11:3 हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल और 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल और न ही क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? 40% स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल play football and 50% students play cricket. If 18% of the students play neither football nor cricket, then what percentage of students play both the games? तो देखिए दोनों गेम्स कितने खेलते हैं ये हमें बताना है। यहाँ पे दिया कितना गया है, 40% जो लोग हैं वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और 50% जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद 18% ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं, मतलब वो कुछ खेलते ही नहीं है। तो कितना हो गया, टोटल को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 50 90 हो गया, और 90 प्लस 80 या 18 सॉरी तो 108 हो गया, यानी 108 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टोटल कितना है 100, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8%, यानी कि 8% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 8% है उस स्कूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट आज का हमारा, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा परंतु वापिस 16 किलोमीटर घंटा की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत 4 किलोमीटर घंटा में है। मनोज रिच्ड ए प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स आर बट कुड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर्स आर, देन एवरेज स्पीड इन किलोमीटर आर ऑफ मनोज इज 6.4, 8, 10 और 8.5। देखिए इसको सिंपली आप निकाल सकते हैं। मान लो आप ही मनोज हो, आप 4 किलोमीटर गति से जाते हो और 16 मीटर गति से आते हो। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितनी दूर वो गया था, तो सिंपली हम मान लेते हैं कि 16 किलोमीटर ही होगी दूरी। तो दोनों टाइप की दूरी, यानी कि जाते समय की दूरी, आते समय की दूरी, दोनों हो गई 16, 16, 32 किलोमीटर। अब हमारा जाने में कितना समय लगा, 4 से अगर 16 में हम करते हैं डिवाइड तो हमारा हो गया 4 घंटे। जाने में 4 घंटे लगे और आने में कितना टाइम लगा, 16 किलोमीटर है 1 घंटे में आते हैं तो 1 घंटा ही लगा, यानी कि 4 1 5 घंटा टोटल लगा हमारा आने और जाने में। तो कितना हो जाता, अगर हमें उसका औसत चाल यानी एवरेज जो स्पीड निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, टोटल जो दूरी होती है यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये हम कर देते हैं। तो बाई कितना हो जाएगा 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6.4 किलोमीटर आर की उसकी स्पीड है, 6.4 किलोमीटर घंटे की उसकी औसत स्पीड है, औसत गति है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए और आप लोगों की डिमांड पे ये मैंने पूरा किया है और ऐसे ही करता रहूंगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, दोनों का आईडी स्क्रीन पे है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।